करना। नॉर्मल इंश्योरेंस वाले जो प्रोसेस है उसमें प्रीमियम का कितना गैप होता है? मतलब जितने भी प्राइवेट टीपीए हैं आप ऐसा नहीं कवर करवा सकते उनसे कि आप कैंसर को कवर कर दो, ऐसा नहीं होता। कैंसर तो एक इंसिडेंटल फाइंडिंग होगी ना। जो ये टीपीए जो लेते हैं ना प्राइवेट पैनल जिसके भी होते हैं, उनकी एक मेंटेलिटी होती है। उनका क्या होता है कि आपने 2 साल हो गए 3 साल हो गए प्रीमियम देते हुए, अब उनको ये लगता है कि यार 60-70 हजार रुपए खराब हो गए हमारे, क्योंकि हमने तो कभी हॉस्पिटलाइज हुए ही नहीं, यूज ही नहीं हुआ। अब वो ये नहीं सोचते कि जिस दिन तुम एडमिट हुए उस दिन वो सारा निकल जाएगा। क्योंकि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में आज के डेट में कैश में ट्रीटमेंट करवाना हर किसी के बस की बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि रेट्स इतने हैं, सब सेविंग लग जाती है। और इंडिया में मैक्सिमम तो मिडिल क्लास ही तो लोग हैं। हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा तो 30, 32, 33 इयर्स की एज के अंदर भी आजकल हमारे पास जो पेशेंट आ रहे हैं। जो रिस्क फैक्टर की हम बात करते हैं तो लीवर को लेकर क्या क्या रिस्क फैक्टर आप मतलब मोस्टली बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है अल्कोहल का, क्योंकि लीवर के थ्रू अपना सब कुछ होना है। और जो अल्कोहलिक पेशेंट होते हैं धीरे धीरे उनमें क्या होता है, असाइटिस भी डेवलप होने लग जाता है, पेट में पानी भी भरने लग जाता है। कॉल वॉल घर जाके भी आने के चांसेस रहते होंगे पूरे? कंटिन्यू कॉल आती हैं, स्टार्टिंग हो जाती है सुबह 7 साढ़े 7 बजे से, क्योंकि जो पेशेंट है ना एक ही चीज को आपको बार बार समझानी पड़ती है। अगर फिर एक चीज को बार बार समझाओगे, हर बार जब भी वो साइकिल लेने आएंगे सीटिंग लेने आएंगे तब भी आपको सेम चीज रिपीट करनी पड़ती है। घर जाके फिर वो आपको फोन करेंगे कि ये इंजेक्शन कैसे लगाएं जी, फिर वो अगले दिन फिर फोन कर देंगे। तो इस चीज से अगर इरिटेट हो जाएंगे फिर उसके अटेंडेंट भी सोचेंगे जब हमारा ट्रीटमेंट करने वाला डॉक्टर ही साथ नहीं दे रहा तो कौन ही साथ देगा। This podcast is for educational purposes only. The views shared by the founders and tutors featured are their personal opinions and do not represent official advice or institutional positions. Listeners should use their own judgment before making academic or career decisions. वेलकम टू द सीरीज ऑफ कैंसर अवेयरनेस। अब हमने जो लास्ट एपिसोड्स के अंदर कंटेंट किया था उसमें एक टॉपिक हमारा पेंडिंग है। पहले हम चाहेंगे उसको लेकर थोड़ा सा डिटेल में फिनिशिंग ले लेते हैं, और वो था हमारे सिम्टम्स को लेकर। उसके बाद आज के इस पॉडकास्ट में मेन हम हाईलाइट करने वाले हैं रिगार्डिंग द डायग्नोसिस, और उसके बाद हम करेंगे कि जो कैंसर के ट्रीटमेंट है उसको लेकर कौन सी टाइप ऑफ कॉस्ट फेयर को लेकर बात करेंगे। और इस पूरी सीरीज में जो हमें हेल्प कर रहे हैं डॉक्टर योगेश शर्मा जी। हेलो सर। हेलो, वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट। थैंक यू। और जो सीरीज चल रही है सर बहुत लोगों को अवेयरनेस में हेल्प कर रही है। तो हमने जो लास्ट में कंटेंट निकाला था कुछ सिम्टम्स के रिगार्डिंग हमारा मैटर अभी पेंडिंग है। तो हम चाहेंगे कि एक बार सिम्टम में कौन कौन से और फैक्टर हैं जो आपको लगता है कि ऑडियंस तक पहुंचने की रिक्वायरमेंट है, किन किन फैक्टर पे अभी इंफॉर्मेशन गई नहीं है हमारी? अपन ने पहले जब पिछले पॉडकास्ट में जो शूट किया था उसमें हमने अपर जितना भी है अपना लंग्स हो गए, अपना ब्रेस्ट हो गया, इनके ऊपर अपन ने डिस्कस किया था। अब उसके बाद हमारे जैसे सपोज करो ईसोफेगस हो गया जो कि अपने खाने की नली होती है, ओके। वो हो गया, आंतें हो गई, लीवर हो गया, ठीक है, और गदूद हो गया जो कि मेल में काफी कॉमन है। ओके। तो उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ आज अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं उनके। तो जो अपन स्टार्ट करते हैं खाने की नलकी से, ओके। जिसको अपन ईसोफेगस बोलते हैं। ठीक है। तो ईसोफेगस में क्या होगा, अगर कोई भी गांठ है वहां पे तो उसका साइज इंक्रीज होगा धीरे धीरे। तो साइज इंक्रीज होगा तो स्टार्टिंग में क्या होगा, पेशेंट को जिस टाइम पे बनने लगेगी तो कुछ भी खाएगा ना तो हल्का फुल्का रीगर्जिटेशन होगी उसको, वोमिटिंग। मतलब वोमिटिंग होगी नहीं, हल्का फुल्का बाहर निकलेगा, कुछ उकलाई अंदर से। से उकलाई सी आएंगी। हाँ। ठीक है। दूसरी चीज, जब जैसे जैसे उसका साइज बड़ा होगा तो पेशेंट कुछ भी सॉलिड जो आइटम है, जो मतलब सॉलिड कोई भी चीज होगी, जैसे चपाती अपन लेते हैं तो वो डायरेक्ट नहीं खा पाएगा। जैसे ही खाएगा तो उसको फिर वोमिटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर वो थोड़ा थोड़ा स्टेजिंग होती जाती है, वो लेट स्टेज में चला जाता है। तो मेन तो इसका यही है कि रीगर्जिटेशन होगी, वोमिटिंग आएगी, कुछ खाया नहीं जाएगा। अब सिंपल सी बात है, आपने अगर खाने की नलकी को ही ब्लॉक कर दिया तो अब होगा क्या। अब आपको, या अब ना तो आपके नाक से नलकी जा सकती है जिससे कि आप अपना लिक्विड डाइट दे दो, क्योंकि मास बड़ा इतना हो जाता है कि पूरे के पूरे उस एरिया को, उस खाने की नलकी को ब्लॉक कर लेता है। अच्छा। तो आपको फिर पेट के रास्ते से बनाना पड़ेगा खाने के लिए। तो ये चीज होती है ईसोफेगस के अंदर जो सबसे कॉमन होती है। इसके बाद आप आ जाइए अपनी स्टमक हो गया। और ये दूसरी चीज क्या है कि जो ईसोफेगस होता है इसमें क्या है, कॉमनली किसको होता है कि कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं इसमें।
कि आपने फास्ट फूड ले रहे हैं आप कंटिन्यूअस, फिर उसके अलावा आप बिल्कुल गरम गरम चीजें ले रहे हैं, तो ये रिस्क फैक्टर हैं जो कि इसको इंक्रीज करते हैं। ओके। एंड इसके बाद अगर अपन बात करते हैं आंतों की बात करते हैं, तो आंतों के अंदर क्या छोटी आंत बड़ी आंत होती है। तो उनका सबसे कॉमन क्या होता है कि पेशेंट को अगर जिस टाइम पे वो रुकने लगती हैं, उनमें जब गांठें बनने लगती हैं, तो धीरे धीरे पेशेंट को पेट में दर्द होना स्टार्ट होता है, कॉन्स्टिपेशन होना स्टार्ट हो जाता है, कि मतलब कब्ज की समस्या हो जाती है उनको। तो उसमें क्या होता है फिर जैसे जैसे कब्ज की समस्या बढ़ती जाएगी, मतलब अगर साइज किसी भी गांठ का अगर इंक्रीज होगा, तो वो उस रास्ते को ब्लॉक करेगी, जैसे ईसोफेगस के केस में हुआ था। तो वो जब ब्लॉक करेगी तो जो आपका जो सर्कुलेशन है, ईसोफेगस से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, एंड देन फिर एनल रीजन के थ्रू जो वेस्टेज बाहर निकलता है। तो अब उसमें अगर छोटी आंत में रुकावट आ गई या बड़ी आंत में रुकावट होगी, तो क्या होगा, वो बैक फ्लो आएगा या यहाँ पे ही वो इकट्ठा होता रहेगा अंदर ही अंदर, आंतों के अंदर। तो उसमें धीरे धीरे क्या है ना, वो सड़ने लग जाएगा, और एब्डोमेन जो है वो डिस्टेंडेड, पेट जो है वो फूलने लग जाएगा धीरे धीरे। कितना टाइम फ्रेम में लगभग ये चीजें कितना अगर लंबा खिंच जाता है मैम? अगर आपका जो ट्यूमर साइज है, अगर कोई गांठ है, अगर उसने कंप्लीटली ऑक्युपाइड नहीं किया उस एरिया को, अगर हल्का सा किया है और सच में वो कैंसर की गांठ है, तो वो मल्टीप्लाई जितनी स्पीड से करेगी, तो ये मान लीजिए अगर एक बार कॉन्स्टिपेशन होना स्टार्ट हो गया पेशेंट को, तो आजकल एनिमा लगा दिया पेशेंट को और आपने सिरप ले लिया, लेकिन उससे भी फिर धीरे धीरे अगर काम नहीं बनता है, तो 1 to 2 months इज सफिशियंट है, जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन अच्छी खासी हो जाएगी। और फिर पेशेंट को इमरजेंसी लेप्रोटमी करनी पड़ती है, मतलब पेट खोल करके फिर वो रास्ता क्लियर करना पड़ता है, नहीं तो पेट फट जाएगा ना एकदम से। क्योंकि जब प्रॉपर ब्लॉकेज हो जाएगी, तो सारी चीज पीछे रहने लगी, आगे तो कुछ जा ही नहीं रहा है, गांठ से पीछे पीछे हो गया सब। तो वहां पे फिर तो वो इमरजेंसी नॉर्मली सिचुएशन आ आजकल जाती है। कॉन्स्टिपेशन वाले केसेस जब देखते हैं, तो इस स्टेज वाला हुआ है नहीं हुआ है, तो वो कैसे बंदा डिटेक्ट करेगा? ये देखो कॉन्स्टिपेशन जो होती है ना, मतलब आप ये मान लो कि आपने जैसे कोई भी सिरप, जैसे सिरप लूज लिया आपने, ठीक है, क्रीमाफिन हो गया, लूज हो गया, काफी सिरप आती हैं, वो आपने ली और लेने के बाद आपने लूज, जो आपका कॉन्स्टिपेशन है वो रिलीव हो गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम्म। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन कंटिन्यू है आपको 3 to 4 days तक है, तो सर्जन क्या करते हैं, एनल रीजन से मतलब उसको एग्जामिनेशन करके, कई बार क्या था गांठें बनने लग जाती हैं, तो हम्म। वो भी ऑब्स्ट्रक्ट कर देती हैं। तो हर कॉन्स्टिपेशन ऐसा नहीं होता कि ट्यूमर की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, किसी गांठ की वजह से हो रहा है। वो आपका क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट होते हैं, ठीक है, उनको चलता रहता है, उनको एनीमा हर दूसरे तीसरे दिन लगाना ही लगाना होता है। या फिर कोई भी थेरेपी ले रहे हैं, जैसे सपोज करो आप कैंसर का ही ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो उसमें भी कॉन्स्टिपेशन एक कॉमन साइड इफेक्ट है, वो भी होता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपके अकेले कॉन्स्टिपेशन से कैंसर अपन डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। कैंसर के और क्या क्या सिम्टम्स है कॉन्स्टिपेशन के साथ, एब्डोमेन पेन हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है, ठीक है, धीरे धीरे एब्डोमेन डिस्टेंड हो रहा है, तो वो ये चीजें आती हैं सारी की सारी। ये सबसे कॉमन है इंटेस्टाइन के अंदर कि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन होने के बाद फिर इमरजेंसी सिचुएशन बन जाती है एक। ओके। तो इसी सीरीज में फिर लीवर को लेकर और जो बाकी है उनका सबसे वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस अगर मैं आपको बोलूं, तो लीवर वाला होता है, ओके। हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा बोलते हैं अपन उसको। उसके अर्ली साइंस में तो आपको मतलब अगर आप देखें तो उसमें यही रहेगा कि आप पेशेंट को भूख कम लगने लग जाएगी, ठीक है, सेकंड एब्डोमेन पेन स्टार्ट हो जाएगा, राइट साइड के फ्लैंक रीजन के अंदर टेंडरनेस आ जाएगी, और हो सकता है कि कभी कभी खून की उल्टी भी आ जाए पेशेंट को, लेकिन वो लेटर स्टेजेस के अंदर आती है, स्टार्टिंग में नहीं आता है। और एससीसी वाला जो पेशेंट है, उसका जो सर्वाइवल रेट है वो भी बहुत कम है। अच्छा। हाँ, क्योंकि उसका एक तो सबसे पहली बात है उसमें कीमोथेरेपी नहीं लगती है, उसमें इम्यूनोथेरेपी लगेगी और टारगेटेड थेरेपी लगेगी, जो कि बहुत कॉस्टली तो होती है। ये डिटेक्ट वाली जो स्टेज जैसे हमने पहले वाले पॉडकास्ट में बात की थी, हम्म, तो ये भी लास्ट में जाकर ही पकड़ में आ पाता है, या ये भी अर्ली में कुछ ये देखो पॉसिबिलिटी? अगर आपको लीवर मेट्स हो गए ना, तो वो आप ये मानिए वो लेट स्टेज हो चुकी है। दो चीजें होती हैं ये, एक तो प्राइमरी आपका जो है वो लीवर हो, या फिर लीवर के अंदर इनफिल्ट्रेट हुआ हो कहीं से, लंग्स से लीवर में चला गया या इंटेस्टाइन से लीवर में चला गया, दोनों चीजें अलग हैं। तो दोनों का जो सर्वाइवल रेशियो है वो भी अलग है। अगर इंडिविजुअल प्राइमरी अगर हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है, आपका लीवर का है, तो उसका सर्वाइवल रेशियो बहुत कम है, 95% उसका मोर्टेलिटी रेशियो है।
एंड मतलब ये मैं किसी बुक के अकॉर्डिंग नहीं बता रहा हूँ, ये जो पेशेंट हम एग्जामिन करते हैं, जो डेली रूटीन में ट्रीट करते हैं, और हर कोई कैंसर का ट्रीटमेंट जो है हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का अफोर्ड भी नहीं कर सकता है, क्योंकि कॉस्टली है। बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है। मतलब आज एक हम कॉस्टिंग फैक्टर को हम्म, लेकर भी थोड़ा सा अवेयरनेस डालेंगे। बिल्कुल। तो इसमें जो आपने कहा कि भैया लेटर स्टेज पर ही निकल के आ पाता है, तो इसमें जो सिम्टम्स की बात कर रहे हैं, सॉरी जो रिस्क फैक्टर की हम बात करते हैं, तो लीवर को लेकर क्या क्या रिस्क फैक्टर आप यार लीवर कवर के अंदर करेंगे? देखो सबसे कॉमन होता है सीएलडी के पेशेंट जो होते हैं ना, क्रोनिक लीवर डिजीज जो होती हैं, जो कि अल्कोहलिक होते हैं जो पेशेंट, मतलब मोस्टली बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है अल्कोहल का, क्योंकि लीवर के थ्रू अपना सब कुछ होना है। और जो अल्कोहलिक पेशेंट होते हैं धीरे धीरे उनमें क्या होता है, असाइटिस भी डेवलप होने लग जाता है, पेट में पानी भी भरने लग जाता है। ओके। ठीक है, और कोई भी अगर लीजन वहां हो जाता है तो बहुत जल्दी स्प्रेड करता है, 1+1 वाला रेशियो हो जाता है, कि मतलब एडिशनल काम हो गया उसके साथ, कि साथ में उनको सीएलडी तो है ही है, साथ में उनको अब कैंसर भी हो गया है, वो भी लीवर का, और साथ में फिर वो पानी और भरने लग गया पेट में। तो ऐसे पेशेंटों का फिर जब तक वो रहते हैं तब तक उनको पेट से पानी निकलवाना ही रहता है। फिर अच्छा। वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है, क्योंकि वो लेटर स्टेज हो जाती है। अब लेटर हम्म। स्टेज में फिर पेशेंट को प्रोटीन भी देना है, पेशेंट को फिर अफोर्डेबिलिटी का भी इशू आएगा, प्रोटीन का एक इंजेक्शन ही 9,000 10,000 का आता है, और डेली आपको लगने हैं, फिर उसमें काफ़ी ज़्यादा इशू आता है तो पेशेंट को। एज भी इसमें कुछ है कि ये या अर्ली स्टेज में आ रहा है केस? हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा तो 32 33 इयर्स की एज के अंदर भी आजकल हमारे पास जो पेशेंट आ रहे हैं, 35 इयर्स तक के तो पेशेंट भी हैं उनमें हमारे पास। अल्कोहल वाला अल्कोहल रीजन वाला कितना पकड़ में आया कि प्रॉपर रिस्क अल्कोहल की फैक्टर, वजह से ऐसा कुछ हुआ है? अल्कोहल मतलब एक रिस्क फैक्टर है, वो सब क्रोनिक अल्कोहलिक होते हैं, हम्म। जिनको खाना खाने के बाद मतलब जिनको सुबह भी उठते ही शराब चाहिए, अच्छा, दोपहर में भी बिल्कुल शराब जिनका चाहिए, एडिक्शन क्रोनिक पीक पे अल्कोहलिक। है। हाँ, वो मतलब उनका रिस्क फैक्टर प्रॉपर उसको प्रोग्नोसिस को है ना बहुत ही पुअर बना देता है फिर। हम्म। और फिर एकदम से फिर सडनली करते हैं तो विड्रोल सिम्टम्स आते हैं फिर पेशेंट्स के अंदर, फिर वो साइकोसिस में चले जाते हैं। तो ट्रीटमेंट ऐसे पेशेंटों का ट्रीटमेंट करना ही बड़ा हेक्टिक होता है। हम्म। तो इसमें जो सबसे लास्ट जो होता है हिपेटोसेलुलर में, जो लीवर वाले के अंदर, उसमें हेमेटोमेसिस होता है, मतलब खून की उल्टी आ जाती है। खून की हम्म। उल्टी अगर आ जाती है एक बार पेशेंट को, हम्म। तो पेशेंट अगर सपोज वो घर पे ही है, जैसा कि मैंने फर्स्ट सीरीज में आपको बोला था, कि अगर पेशेंट घर पे है तो नियर बाई अगर वो किसी भी हॉस्पिटल में जाता है तो जल्दी से कोई हॉस्पिटल लेता नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि पेशेंट मोटिलिटी रेशियो उसके ऊपर जा रहा है, पेशेंट एक्सपायर होने वाला है, तो वो अपने हॉस्पिटल का मोटिलिटी रेशियो इंक्रीज नहीं करना चाहेंगे कोई हम्म। भी। अगर कोई कैंसर कि का पता हॉस्पिटल, ही है वो तो केस बचना नहीं है। हाँ, अगर कोई कैंसर का हॉस्पिटल नियर बाई नहीं है तो, और अगर कोई कैंसर का हॉस्पिटल नियर बाई है और उसके पास सुपर स्पेशलिटी नहीं है, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर हिमेटोमेसिस हो गया तो उसको अर्जेंट में गैस्ट्रो का चाहिए चाहिए हरदम। ये ऐसा क्या होता है, कई बार क्या होता है कि मतलब जो कि लीजन्स होते हैं वहां से भी हिमेटोमेसिस हो जाता है, तो उस टाइम के ऊपर क्लीपिंग विलिपिंग जो भी करना होता है, जो कि गैस्ट्रो वाले करते हैं, पेट वाले जो डॉक्टर होते हैं वो करते हैं, तो वो भी अवेलेबल होने चाहिए उस टाइम पे। क्योंकि जैसे ही ब्लड लॉस होगा बॉडी का, एकदम से पेशेंट का बीपी फॉल होगा, डाउन जाएगा, बीपी डाउन जाएगा, तो फिर आप करने के लिए पेशेंट को आईसीयू एडमिशन करना पड़ेगा, फिर उसके साथ में जो भी सपोर्ट जो चाहिएगी मेडिकेशंस की वो देनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर कोई बड़ा गवर्नमेंट सेटअप हो, उसके लिए आप क्लिनिक के ऊपर ऐसे पेशेंट को हैंडल नहीं कर सकते हो। हम्म। तो इस पूरे पार्ट में और कुछ सिम्टम्स आपको लगता है कि एक सबसे कॉमन अपना जो मेल के अंदर होता है, आफ्टर मैक्सिमम तो आफ्टर द एज ऑफ 55 to 60 होता है, प्रोस्टेट, जिसको गदूद बोलते हैं अपन। तो गदूद का जो कैंसर होता है उसके क्या लक्षण होते हैं, मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे जब एज इंक्रीज होती है ना, हम्म। जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है, तो जो अंदर की जो मसल्स है ना, वो एक तो 30 साल की एज के अंदर जो मसल काम करती हैं वो 60 की एज में नहीं करती हैं। हम्म। तो धीरे धीरे गदूद का साइज बढ़ने लग जाता है। ठीक है, एंड सेकंड वन क्या है कि पेशेंट को अगर यूरिन के रास्ते में से, अगर पेशाब के रास्ते में से ब्लड आ रहा है, तो हम्म। वो भी एक अर्ली साइन है कि हाँ जी, प्रोस्टेट कैंसर, गदूद का कैंसर इनको हो सकता है। तो ये जितने भी कैंसर है ना, नीचे वाले जो कैंसर हैं, उनके स्पेसिफिक मार्कर्स होते हैं। ओके। ब्लड से आप अपने टेस्ट करवा के देख सकते हैं, आपको एक आइडिया सा लग जाता है, हिंट मिल जाता है कि हाँ हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसे गदूद के लिए सीरम पीएसए होता है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन होता है टेस्ट, वो आप ब्लड के थ्रू करवा सकते हैं, उससे आपको पता चल जाता है। अगर वैल्यू इंक्रीज है तो आपको बिना सोचे समझे आपने मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जा करके फर्दर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, जो भी
डायग्नोसिस बना सकते हैं, जल्दी से जल्दी बनवाएं, क्योंकि तो डिले अब करेंगे तो दिक्कत होगी फिर उसमें। अब डायग्नोसिस वाले को हम थोड़ा सा चाहेंगे कि आज के इस हम्म, पॉडकास्ट में डिटेल में चर्चा करें। तो डायग्नोसिस वाली जो जर्नी है उसको लेकर आपके अकॉर्डिंगली हमारी ऑडियंस को क्या क्या चीजें पता होनी जरूरी है? देखो सबसे पहली बात तो यही पता होनी चाहिए कि अर्ली सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना है। अगर आपने अर्ली सिम्टम्स को इग्नोर कर दिया ना तो हम्म फिर वो लेट हो जाएंगे, लेट हो गए तो लेट मतलब डेथ सेंटेंस। कैंसर डेथ सेंटेंस नहीं है अगर आपने अर्ली स्टेज में उसको डिटेक्ट किया है तो। अगर आप लेट स्टेज में चले जाते हैं तो मोर्टेलिटी रेशियो उतना इंक्रीज होता है। तो सबसे पहले तो अर्ली डिटेक्शन करना है हमें। देन उसके बाद हमें जो भी रेलेवेंट डॉक्टर्स है जिसके पास भी आप जा रहे हैं, कोई भी पेशेंट जा रहा है, तो उसका प्रॉपर डायग्नोसिस बनवाना है हमें। अब वो डायग्नोसिस कैसे बनता है, जो भी स्कैन्स होते हैं कि मतलब रूरल एरिया और कस्बे के लोग ये सोचते हैं कि भाई स्कैन करने से भी कैंसर फैल जाता है, तो ऐसी बात नहीं है। एक दो स्कैन से कोई भी चीज नहीं फैलती है। रेडिएशन का इफेक्ट आता है लेकिन ऐसा इतना नहीं आता है। तो एक दो स्कैन में कुछ दिक्कत वाली बात नहीं होती है। सेकंड, पहले अर्ली डायग्नोसिस, आपके सिम्टम्स आपको पता चल गए हैं, देन आपने अपने किसी भी रिलेवेंट डॉक्टर्स को दिखाया। देन थर्ड वन, आपने कोई अब उन्होंने जो एडवाइस किया, कोई ब्लड टेस्ट एडवाइस किया है, कोई स्कैन एडवाइस किया है, वो आपने करवाए। उसको देखने के बाद देन फिर आगे हम मूव करते हैं कि अब हाँ, अब हमें परमानेंट जो डायग्नोसिस, जो कंफर्म डायग्नोसिस जिसके बेस के ऊपर अपन ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे कैंसर का, वो कैसे बनाया जाए। अब तो इसी में कुछ को जो मैंने सुना है कि जब भी कुछ पहली बार किसी को पता लगता है हम्म, तो एक तो सिचुएशन बड़ी ही वो होती है कि बंदा मॉरली वाइज या इमोशनल थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाता है। तो इस प्रोसेस में फिर वो दो तीन जगह और चेकअप करवा रहा है, हम्म, सेकंड ओपिनियन थर्ड ओपिनियन ले रहा है, और इस स्टेज में डिले कई बार कर देते हैं प्रोसेस को लेकर। तो आप क्या सलाह देंगे सेकंड ओपिनियन थर्ड ओपिनियन वाले प्रोसेस को लेकर, हाउ टू हैंडल दिस टाइमिंग जब डिटेक्ट आ गया आपके हाथ में? देखो मेन चीज पता है क्या है कि पेशेंट जो है ना वो जल्दी से समझने को तैयार ही नहीं होते कि उनको कैंसर है। वो एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं आके, जी 10-15 दिन पहले तो हम ठीक थे, एकदम से कैंसर कैसे हो गया। मतलब अब उन्होंने वो जो इनिशियल जो सिम्टम्स थे उन्होंने कंफर्म इग्नोर किए होंगे। मतलब ऐसा थोड़ी ना होगा कि 15 दिन के अंदर ही कैंसर इतना ज्यादा डेवलप हो गया। वो धीरे धीरे अपनी जड़ें फैला रहा था, और जैसे ही उसके सिम्टम्स ओरिजिनल में आने स्टार्ट हुए अर्ली के बाद वाले, वो फिर उन्होंने ध्यान दिए पेशेंट ने। देन फिर जा करके फिर वो डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। अब रही बात, जब आपको पता लग गया है, किसी भी स्कैन में आपको पता लग गया कि हाँ जी इनको कैंसर हो सकता है, निकल सकता है, तो आप इधर उधर ना भागने की जगह कम से कम पहले अपना डायग्नोसिस बनवा लो। क्योंकि देखो डायग्नोसिस भी कैसे बनता है, आपने स्कैन करवाया, स्कैन के बेस के ऊपर बायोप्सी होगी। बायोप्सी होती क्या है, एक चावल का जो दाना होता है उतना सा एक टुकड़ा लेते हैं, देन फिर उसको लैब में ले जा करके माइक्रोस्कोप से देखते हैं और उससे पता चलता है कि टाइप क्या है। अब आपके पास अगर आपको पता लग चुका है कि हाँ जी ये टाइप का कैंसर आ गया है, देन उसके बाद विद इन 2 to 3 डेज में आपको जहां ओपिनियन लेनी है आप ले सकते हैं। ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग, कोस्ट के रिगार्डिंग और सर्वाइवल रेशियो के रिगार्डिंग, कि कौन डॉक्टर क्या बोल रहा है, कौन डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट देना चाहता है। मैंने आपको पहले ही बताया कैंसर का जो ट्रीटमेंट है ऑल ओवर द इंडिया, सेम ऑल है। ओवर द वर्ल्ड सेम है। तो पेशेंटों को ये चीज नहीं समझ में आती। देखो गलती उनकी भी नहीं है। सबसे मेन चीज क्या होती है कि जब किसी को जो कैंसर डिक्लेयर होता है, डायग्नोसिस बनता है कैंसर का, तो हर कोई मतलब फैमिली के लोग भी, खुद पेशेंट भी मेंटली डिप्रेस हो जाते हैं। तो इसी चीज में ये स्ट्रेंथ अगर पेशेंट के पास होगी और उसके अटेंडेंट अगर उसके साथ रहेंगे, तो ट्रीटमेंट का भी सब कुछ अच्छा होगा। अब मेन क्या है कि आपका डायग्नोसिस बन गया, आप इधर उधर भाग रहे हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट आपको स्टार्ट करवाना ही है एट लास्ट, तो और कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। अगर आपको आगे फर्दर चल के उसके वर्सनिंग जो सिम्टम्स होंगे, जो और गंदे होते जाएंगे, अगर उनसे पेशेंट को बचाना है तो आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाना ही होगा। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप गवर्नमेंट को चूज करते हैं या प्राइवेट को चूज करते हैं। कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में ट्रीटमेंट सेम होगा। अच्छा, इसी में अगर हम ब्लड टेस्ट को लेकर और स्कैन वाले पार्ट को लेकर क्या कुछ और डिटेल में समझा सकते हैं कि नॉर्मल लेमन पार्ट में, कि ब्लड टेस्ट में किस किस टाइप के टेस्टेस हैं यहाँ पर जो ध्यान रख के चलने की रिक्वायरमेंट, और क्या क्या चीजें वो टेस्ट शो करते हैं? यार देखो नॉर्मल से टेस्ट करवाना है, मैंने बताया था कि एक पैकेज आता है आजकल। जो भी प्राइवेट कंपनीज हैं, हम्म वो जितनी भी लैब्स है प्राइवेट लैब, वो अपना एक पैकेज बना रखा है उन्होंने, हम्म जो जिसमें सीबीसी, एलएफटी, केएफटी, आपको किडनी देख लेंगे, लीवर देख लेंगे, ब्लड का देख लेंगे, ठीक है, उसके अलावा थायराइड भी चेक हो जाएगा, लिपिड भी, कोलेस्ट्रॉल सब हो जाता है उसके अंदर। हम्म
तो वो एक छोटा सा पैकेज होता है। आप यही टेस्ट आप गवर्नमेंट में भी करवा सकते हैं। अब अलग अलग टेस्ट के अलग अलग चीज होता है। अब इनके अंदर जो कि पैकेज वाले टेस्ट होते हैं, इनमें कोई भी स्पेसिफिक मार्कर नहीं है। ओनली सीबीसी को अगर अपन छोड़ दें तो कोई स्पेसिफिक मार्कर आपको मिलेगा नहीं। क्योंकि सीबीसी में क्या होगा, अगर आपको देखो दो तीन चीजें देखते हैं मेन, तो एचबी हो गया, टीएलसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गई। अगर तीनों डाउन है या इनमें से दो डाउन चल रहे हैं तो कोई ना कोई तो रीजन है कि क्यों चल रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल पेशेंट का तो नहीं होगा ना। तो इसका मतलब अगर इन तीनों में से कुछ एक भी डाउन चल रहा है, जैसे सपोज करो टीएलसी की वैल्यू 4000 टू 11000 होती है। अब उसमें अगर नॉर्मल पेशेंट की कोई भी पेशेंट आता है और उसकी वैल्यू आपको मिलती है 2500 2700 और कोई सिम्टम्स भी नहीं आ रहे हैं पेशेंट में, तो कहीं ना कहीं जो फैक्ट्री होती है, जो बोन मैरो होती है, उसमें कोई ना कोई इशू होता है। तो फिर हमें उसका बोन मैरो एस्पिरेशन और बायोप्सी करनी होती है। बोन मैरो एस्पिरेशन में क्या होता है कि हम हड्डी के अंदर से ब्लड लेते हैं जो कि मैरो होता है, एंड और एक छोटा सा जितना चावल का दाना होता है उतना ही अपन हड्डी का एक पीस लेते हैं, जिसको हम फर्दर टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। और उसकी रिपोर्ट आने में 5 to 7 वर्किंग डेज नॉर्मली लगते हैं। एस्पिरेशन की रिपोर्ट तो फिर भी 2-3 दिन में आ जाएगी। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिक ऑर्गन्स के स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं। जैसे प्रोस्टेट का हो गया तो सीरम पीएसए करवा सकते हो आप। मैंने अभी आपको इतना अच्छा बताया था हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, जो कि वर्सनिंग सिचुएशन करता है, तो उसके अंदर आप सीरम प्यूका 2 होता है एक टेस्ट, वो करवा सकते हैं। अल्फा फीटोप्रोटीन, ये दो मार्कर्स हैं उसके, प्यूका 2 और अल्फा फीटोप्रोटीन, वो करवा सकते हैं आप उसके अंदर। तो इन टेस्टों की जो कॉस्ट वो किस रेंज के आसपास रहती है? देखो टेस्टों की रेंज जो है इनकी थोड़ी सी कॉस्टली होती है, क्योंकि प्यूका 2 जो होता है वो अराउंड 5-6 thousand का तो होना ही चाहिए। मतलब एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना है। मतलब ये पैकेज के अंदर कभी भी इंक्लूड नहीं होंगे कोई भी टेस्ट। ठीक है, कुछ मार्कर्स होते हैं जैसे CA19.9 हो गया, CA125 हो गया, अल्फा फीटोप्रोटीन हो गया, प्यूका आपका हो गया, ये अलग अलग, सीरम पीएसए हो गया, ये अलग अलग ऑर्गन्स के लिए करवाए जाते हैं। तो इसमें आप जो भी, जहाँ से भी आपको, जो भी आपका गवर्नमेंट अगर सेटअप कर रहा है तो आप वहाँ से करवा लीजिए, और अगर आप प्राइवेट से करवाना चाहते हैं तो आप प्राइवेट से भी करवा सकते हैं। वो डिस्काउंटेड होते हैं आजकल, तो सारी चीजें होती हैं। तो इनसे अर्ली ये ट्यूमर मार्कर्स होते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। तो उनसे अपने को पता चल जाता है कि हाँ, अगर कोई भी गलती हो रही है या कुछ भी गलत चल रहा है बॉडी के अंदर, तो वो अर्ली में आप डिटेक्ट कर सकते हैं। इस जो डायग्नोसिस वाले पार्ट के बाद जब ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है तो उसमें बजट को लेकर भी बहुत माइंड में रहता है, कितना माइंडसेट लेके चलें, किस रेंज तक का जाएगा, तो उसमें किस बेस पर हमें स्टार्टिंग में डिसाइड करना कुछ पॉसिबल है यहाँ पर? स्टार्टिंग में ही डिसाइड होता है, बजट जो होता है वो स्टार्टिंग में डिसाइड होता है। जैसे सपोज कीजिए आपका डायग्नोसिस बन गया कि एक टाइप का कैंसर आपका आ गया है। अब उस टाइप के कैंसर में क्या ट्रीटमेंट होना है, वो आपको, अगर कोई पैनल वाला है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने कितने का ट्रीटमेंट किया है, कितने का नहीं किया है, क्योंकि पैसा गवर्नमेंट को देना है। ठीक है, अब जो कैश वाले पेशेंट होते हैं, जो कि जिनका कोई प्राइवेट पैनल नहीं होता, कोई गवर्नमेंट नहीं होता, कोई आयुष्मान उनके पास नहीं होता, तो उनको फिर बजट का इशू आता ही आता है। तो वो अपना स्टार्टिंग में ही क्लियर हो जाता है कि जैसे आपका डायग्नोसिस हुआ, आपने पूछा कि कैसे कैसे, सबसे मेन चीज है पहले तो ट्रीटमेंट को समझना। क्योंकि ये नॉर्मली वोमिटिंग, फीवर, डायरिया वाला ट्रीटमेंट नहीं है कि आपने 2 से 3 दिन पेशेंट को ट्रीट किया और पेशेंट चला गया। कैंसर का ट्रीटमेंट में आप रातों रात पेशेंट को उठा के नहीं चला सकते हो, टाइम लगता है उसके ट्रीटमेंट में। तो स्टार्टिंग में 3 to 4 मंथ्स का टाइम लगता है। तो 3 to 4 मंथ्स में जितना भी कॉस्टिंग आती है वो सारा का सारा पेशेंट को बताया जाता है। कैश पेशेंट को जितने भी हैं, या फिर पुअर पीपल्स हैं जिन जो अफोर्डेबिलिटी का इशू है जिनका, तो उनको एनजीओ से टाई अप करवा के, या जो भी कम से कम कॉस्टिंग होती है वो हम बता देते हैं उनको। देन उसके बाद अगर आपको जब पता चल गया, अब देखो कैंसर का ट्रीटमेंट, अब काफी लोग क्या करते हैं कि जैसे आपने कोई भी स्कैन करवाया, देन स्कैन को देख करके विदाउट बायोप्सी वो पूछ लेते हैं कि सर कितना खर्चा आएगा अगर कैंसर निकला। तो आप नहीं बता सकते हो। कैंसर का ट्रीटमेंट 20,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का होता है। ठीक है, आप समुद्र के अंदर गोता लगा रहे हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा ना, जब तक आपको पास प्राइमरी ऑर्गन नहीं पता चलेगा आपको, एंड कैंसर का टाइप नहीं पता चलेगा आपको, तब तक आप कोई भी बजट का किसी भी पेशेंट से या उसके अटेंडेंट से आप नहीं बता सकते हैं कि क्लियर कट कि हाँ जी इतनी इसमें कॉस्टिंग आएगी। तो ये डायग्नोसिस वाले स्टेप में तो हाथ में आएगा तभी ट्रीटमेंट स्टार्ट होता होगा? हाँ, पहले डायग्नोसिस होगा, डायग्नोसिस के बाद आपको ट्रीटमेंट आप एक्सप्लेन करोगे, लेंथी ट्रीटमेंट होता है। तो उसमें कॉस्टिंग तो जब डायग्नोसिस हो चुका है तो हाँ, बॉडी फिर का कॉस्टिंग। पार्ट और सारी चीज हाथ में आ ही चुकी हैं,
डायग्नोसिस होने के बाद फिर एग्जैक्ट कोस्टिंग हमारी निकल के आती है, जो कि हम्म। अटेंडेंट को बताया जाता है कि ये कोस्टिंग आपकी लगेगी और इतने टाइम का ये ट्रीटमेंट है। जिस टाइम के ऊपर उनको अपन ये जब एडवाइस करते हैं, तो जो भी देखो पेशेंट को अगर पहले पता होगा ना, तो आप वो उसके अटेंडेंट भी हैंडल कर सकते हैं इजीली। अब सिंपल सी बात है, अगर आपने कैंसर का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया पेशेंट का और उसको एक्सप्लेन नहीं किया कि घर जाके भी क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, तो वो उनके लिए नई चीज होगी। हम्म। तो मेन चीज क्या है कि अगर आप उनको पता है कि क्या साइड इफेक्ट आएंगे, तो वो इतना बर्डन नहीं लेंगे, ठीक है। और जो उनको पता है कि इस साइड इफेक्ट की सपोर्टिव ट्रीटमेंट क्या करना है, हम्म। तो वो उनको अगर पहले से ही पता है तो उनका काम चल जाएगा। अगर नहीं पता है तो वो फिर पैनिक रहेंगे हर बार कि जी हम आपने तो बताया ही नहीं, हमारे साथ ये है। जैसे सबसे कॉमन जो होता है कि जो बाल झड़ते हैं, हम्म। ठीक है, कैंसर का ट्रीटमेंट हो रहा है 60-65 ईयर की अगर फीमेल के अगर बाल झड़ भी रहे हैं तो क्या ही हो जाएगा। मतलब लाइफ जरूरी है या बाल जरूरी जान है, बचाओ में है ना। सबसे मेन चीज है। और ये रिवर्सिबल होता है, ओके। हेयर जो रिवर्सिबल। रीग्रोथ होती है, क्योंकि जो रूट्स होती हैं वो स्टेबल होती हैं। क्योंकि कैंसर जो है, कीमोथेरेपी वर्क कैसे करती है, कीमोथेरेपी वर्क करती है कि एक्टिवली डिवाइडिंग जो सेल्स हैं उनके ऊपर इफेक्ट करती है। तो जो हेयर अपना लॉस होता है वो रीजन यही है कि अपना जैसे आपने कटिंग करवाई हेयर की, वापस से रीग्रो कर जाते हैं। हम्म। तो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स को वो खत्म करती है। जैसे आपने कीमोथेरेपी बंद किया, वो वापस से हेयर जो रीग्रो करने लग जाएंगे, क्योंकि रूट तो स्टेबल है ही है आपकी। तो मेन ये है। तो इसमें कॉस्टिंग को जो हम अभी कवर अप कर रहे हैं, तो जो भी आप बजट लेके चल रहे होते हैं, तो कितने टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली, कि इसमें वो भी तो रोल प्ले करेगा ना, एक ट्रीटमेंट 1 साल का है, 5 साल का है, 3 साल का है, ये किस क्या स्टेज के ऊपर डिसाइड करते हैं, या बंदा रेट कैसा कर रहा है, तो ये आगे वेरी भी होता रहता है, हम्म। जो भी ये स्टार्टिंग एस्टिमेशन टाइम और कॉस्ट का जो निकल के आएगा। देखो इसके अंदर आप मोटा मोटा बता सकते हो कि हाँ जी, जैसे सपोज कीजिए एक सीए ब्रेस्ट का ही पेशेंट मान लो आप। तो अगर उसका वीकली का कोई प्रोटोकॉल है कि हर सप्ताह आपको एक दिन के लिए आना है, और मैं सबसे सस्ता ट्रीटमेंट लेके चलता हूँ कि भाई आपका 20,000 का बजट आएगा एवरी वीक। और ये आपको 12 साइकिल, जो 12 सिटिंग जो आपकी होंगी, जो कि 4 मंथ्स के अंदर होनी है, वो आपका होगा। ठीक है। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि 20 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 12 से, 2,40,000। हम्म। अब 2,40,000, वो मैक्सिमम बजट अपना 250 लेके चलते हैं, लेकिन हम्म। उनमें उसका काम नहीं चलेगा। रीजन क्या है कि जब वो जैसे ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करेगा, तो सिंपल सी बात है, जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट होगा और जो इम्यूनिटी बूस्टर जो इंजेक्शन लगेंगे, उसकी तो कॉस्टिंग उसने ऐड कभी करी ही नहीं। नहीं, वो आप अपने उस अमाउंट में नहीं इंक्लूड नहीं, करके वो देंगे। इंक्लूड नहीं होगा ना, क्योंकि सपोर्टिव ट्रीटमेंट तो हमने जो अपन जो भी ट्रीटमेंट बताते हैं, जो कॉस्टिंग बताते हैं, वो अपन हॉस्पिटल की बताते हैं। जो घर पे जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट एवरी वीकली हो सकता है कि 1,000 रुपए की दवाई आए, 1,500 की आए, 2,000 की तो आए, वो एस्टिमेशन भी आई थिंक आप बता सकते वो होंगे उनको। एस्टिमेशन अपन बता देते हैं पेशेंट के अटेंडेंट को कि ये आपको देखो, जो भी चीज होती है ना, अब हम स्टार्टिंग में ही एक पेपर पे उनको मेंशन करके दे देते हैं कि आपका ट्रीटमेंट का ये तो अपना मेथड है, एंड ये इसके साइड इफेक्ट है, और ये कॉस्टिंग लगनी है, और ये आपको बीच बीच में जो ब्लड टेस्ट करवाने होते हैं वो होते हैं। हम्म। तो वो पेपर उन्हीं के पास रहता है, जो उनको बताया गया है ना, उस पेपर से बाहर शायद आज तक मैंने तो कुछ देखा नहीं ओके। कि मैंने किसी पेशेंट को पेपर दिया हो और कोई पेशेंट का अटेंडेंट मुझे आके ये बोल रहा हो कि सर ये नई चीज आ गई जो आपने इस पेपर में मेंशन नहीं नहीं की लिखी, थी। मेंशन नहीं की। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि रूटीन के जो पेशेंट्स होते हैं, अब देखो एक्सेप्शन तो हर जगह ही होता है, लेकिन जो रूटीन के जो पेशेंट्स होते हैं, जो इनमें कॉमन सिम्टम्स आते हैं, साइड इफेक्ट आते हैं जो कीमो के, वो चीजें नॉर्मल दिखती हैं अपने को, तो वो अपन उनको बता देते हैं पहले ही। जैसे सिंपल सी बात है, कोई भी ब्रेन मेट्स का पेशेंट है, ठीक है, अगर आप उसके पेशेंट को ये नहीं बताओगे कि घर पे दौरे पड़ सकते हैं, अटेंडेंट को नहीं बताओगे, और उसको बाई चांस घर पे दौरे पड़ गए, आपने एंटी एपिलेप्टिक मतलब दौरे की दवाई ऑलरेडी आपने स्टार्ट कर रखी है, और उसको घर पे अगर दौरे पड़ गए, तो जो मिर्गी के दौरे होते हैं, जो वहां के लोग क्या करते हैं कि मतलब सोक्स निकाली, वो सुंगा दी, गाँव के अंदर होता है ना नॉर्मली, चप्पल वप्पल हो गया, स्लीपर हो गया, वो कर दिया, पानी पिला दिया पेशेंट को प्रोन मतलब सीधा लेटा दिया। तो अब उसमें क्या होगा कि वो तो उनके अकॉर्डिंग तो वो तो ठीक कर रहे हैं, क्योंकि वो किसके ऊपर ठीक कर रहे हैं कि सुनी सुनाई बातों पे, उनके घर में पहली बार हुआ है ये। तो उनको अब उन्होंने पानी पिला दिया, अब सीधा पेशेंट अगर लेटेगा और वो उस होश में ही नहीं है, रिफ्लेक्स ही नहीं है उसके पास, मिर्गी आने के बाद रिफ्लेक्स तो होगा ही नहीं ना, तो फिर वो फेफड़े के अंदर चला जाएगा पानी। जाना चाहिए खाने की नलकी में, दोनों नलकियां साथ साथ चलती हैं, खाने की नलकी, सांस की नलकी। वो सांस की नलकी में गया, जिस चीज में हवा जानी चाहिए उसमें पानी चला गया, तो पेशेंट की कंडीशन और ज्यादा वर्स हो जाएगी। तो सबसे मेन चीज है, अगर आपने उनको पहले ही बताया होता
कि अगर घर पे सीजर आते हैं तो कुछ भी नहीं समझ, मतलब इतना घबराने की जरूरत नहीं है। पेशेंट को पानी नहीं पिलाना, लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लेटाना है पेशेंट को, ताकि पेशेंट एस्पिरेट ना करे। अंदर भी तो, अब मैं बोल रहा हूँ सलाइवा बन रहा है ना, पेशेंट के भी तो सलाइवा होगा ना। अगर उसको वो प्रॉपर पोजीशनिंग नहीं देंगे तो वो सलाइवा भी जाएगा, तो सलाइवा भी वही काम करेगा जो पानी ने किया है, तो पेशेंट की कंडीशन और ज्यादा वर्स होती जाएगी। और जितने टाइम के ऊपर पेशेंट अनकॉन्शियस रहेगा, उतने ही टाइम के ऊपर ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, हाइपोक्सिक इंजरी होगी, पेशेंट को वापस लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये चीजें, ये सब पता होना चाहिए, एवरीथिंग। मतलब अगर आप, सिंपल सी बात है, मैं तो एक चीज बोलता हूँ कि जितने भी पेशेंट हमने देखे हैं, मैं एक बात बोलता हूँ कि जो भी है ना भाई, जिसको समझना है एक बार आके समझ लो, क्योंकि बार बार एक पेशेंट को काउंसिल करने में मिनिमम 1 आवर्स लगता है, 1 घंटा लगता ही लगता है। तो अगर मेरे पास 10 से 12 पेशेंट आ जाएं तो मुझे 4 से 5 घंटे की ओपीडी नॉर्मल चली गई उन पेशेंट के अंदर। फर्स्ट टाइम के ऊपर लगता है आपको टाइम, सेकंड टाइम से वो समझ जाते हैं फिर सारे। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी जो लोग होते हैं उनमें सबको एक बार ही बुला लेता हूँ। कोई चाचा आ गया, कोई ताऊ आ गया, कोई भाई आ गया, पापा हो गया, मम्मी हो गया, सबको एक बार बुला लो, जो कि घर पे उस पेशेंट के साथ रहेगा। उनको एक बार बताने से वो लोग समझ जाते हैं और पेपर पे लिख के दे देते हैं उनको। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आगे जाके ऐसा हो जाए कि इसका कोई ऐप बन जाए, उसमें वीडियो डल जाए। नहीं, अब देखो वीडियो, अब जैसे मैं अपने, अगर लोग देखते हैं तो लोगों को मैं यही करूंगा कि अपनी लाइफ में तो इम्प्लीमेंट करें इन चीजों को, क्योंकि कैंसर का ट्रीटमेंट वो ले भी रहे होंगे और ऐसे काफी लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा। ठीक है, जो तो अपन ने बता भी दिया है कि ये चीज हो सकती है। कीमोथेरेपी के जो साइड इफेक्ट्स हैं, वो नॉर्मली कॉन्स्टिपेशन हो गया, या फिर डायरिया हो गया, या फिर आपके लॉस ऑफ हेयर हो गए, वेट डाउन जाएगा, क्योंकि वीकनेस आती है, भूख कम लगती है तो वेट ऑटोमेटिकली डाउन जाएगा। तो उसका सपोर्टिव ट्रीटमेंट आपके पास होना चाहिए। अगर सपोर्टिव ट्रीटमेंट आपका डॉक्टर दे रहा है तो आपका, अगर फिर वेट भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि कैंसर का ट्रीटमेंट में मैंने आपको बताया था कभी भी ब्लाइंडली नहीं चलता है। पेशेंट की हाइट देखी जाती है, वेट देखा जाता है, फिर उससे बॉडी सरफेस एरिया कैलकुलेट किया जाता है। देन जो भी दवाइयाँ होती हैं, जो भी कैंसर की मेडिकेशन है, वो प्रॉपर वेट के अकॉर्डिंग, बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग और वेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाती हैं। सबकी डोज कैलकुलेशन अलग अलग होती है। तो अगर सपोज करो किसी पेशेंट को हमें 100 mg की डोज देनी है, तो हम कभी भी उसको डायरेक्ट 100 mg नहीं देंगे। हम स्टार्ट करेंगे 50 mg से, फिर पेशेंट को देखेंगे कि ये टॉलरेट कर भी पा रहा है, नहीं कर पा रहा, देन फिर हम प्रोसीड करेंगे 75 mg के ऊपर। 100 mg तक पहुंचने में बहुत टाइम लगता है। तो ऐसे तो आपके पास जो मतलब जब आप घर पे आए, कॉल वॉल घर जाके भी आने के चांसेस रहते होंगे पूरे? कंटिन्यू कॉल आती हैं। देखो, मैंने अपने पेशेंटों को, है ना, सबको, मतलब अटेंडेंट को क्लियर कट एक सीधी सी लैंग्वेज में बोला हुआ है कि अगर दिक्कत हो तो आप फोन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जी उल्टी करने का मन कर रहा है तो बता दो क्या दवाई, आप रात को 2 बजे फोन कर रहे हो, 3, अगर जेन्युइन रीजन है तो आप फोन कर सकते हो। अगर आप बार बार सेम चीजों के लिए फोन करोगे और वो जेन्युइन नहीं है रीजन, तो कभी ऐसा होगा कि आपका पेशेंट सच में सिक होगा और मैं सिर्फ ये सोच के नहीं फोन रिसीव करूंगा कि ये तो फिर सेम इन चीजों के लिए कर रहा है। तो उसमें फिर पेशेंट के अटेंडेंट समझ जाते हैं। फोन तो डेली बजता है, मतलब रात को अभी तक तो ऐसा होता है कि 1-2 बजे के बाद फोन बजने बंद हो जाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग हो जाती है सुबह 7-7:30 बजे से। बड़ा तो एक्टिव है ऐसे तो। और अब तो चक्कर क्या है कि अब तो हमने जो आयुष्मान का काम, जो पैनल का स्टार्ट किया है, उसमें तो थोड़ा सा लोड भी काफी इंक्रीज हो गया है। क्योंकि जो पेशेंट है ना आयुष्मान के, मैं मतलब किसी को ऐसा बोलना नहीं चाहता, फिर भी आयुष्मान के पेशेंट, मैक्सिमम पेशेंट मुझे इलिटरेट से लगे हैं, कि मतलब पढ़े लिखे नहीं है ज्यादा। तो उनको एक ही चीज को आपको बार बार समझानी पड़ती है। अगर फिर एक चीज को बार बार समझाओगे, हर बार जब भी वो साइकिल लेने आएंगे, सीटिंग लेने आएंगे, तब भी आपको सेम चीज रिपीट रिपीट करनी करना पड़ती पड़ेगा। है। घर जाके फिर वो आपको फोन करेंगे कि ये इंजेक्शन कैसे लगाएं जी, फिर वो अगले दिन फिर फोन कर देंगे। तो इस चीज से अगर इरिटेट हो जाएंगे तो फिर पेशेंट का सपोर्ट खत्म हो जाएगा। फिर उसके अटेंडेंट भी सोचेंगे, जब हमारा ट्रीटमेंट करने वाला डॉक्टर ही साथ नहीं दे रहा तो कौन ही साथ देगा। तो यही चीज है। हाँ, इसमें मेरे को याद आया, हमने एक पॉडकास्ट के एंड में इस टॉपिक को लेकर कि हम्म। आयुष्मान हो गया, इंश्योरेंस कौन कौन से इसमें जो सपोर्ट सिस्टम में देते हैं, पैनल वाला जो प्रोसेस है, एक इसकी भी अवेयरनेस की रिक्वायरमेंट है। इसकी अवेयरनेस की रिक्वायरमेंट है। देखो, गवर्नमेंट पैनल वालों को कोई इशू नहीं है, ठीक है। आजकल तो गवर्नमेंट ने धीरे धीरे, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करती रहती है। आजकल नई मॉडिफिकेशन कर दी है उन्होंने सीजीएचएस सीसीएचएस में, कि कोई भी इम्यूनोथेरेपी अगर पेशेंट को लगती है तो उसमें 30% का कट होके आएंगे। अब सिंपल सी बात है, इम्यूनोथेरेपी का एक इंजेक्शन सपोज करो 4 लाख रुपीज का है, ठीक है।
वो इंजेक्शन हॉस्पिटल को 350 340 के अराउंड पड़ रहा है, और 30% अगर पैनल वाले काट ही लेंगे पैसा, तो 4 लाख के इंजेक्शन पे 30% कटा 1,20,000, तो 280 गवर्नमेंट देगी। हॉस्पिटल क्यों ही इम्यूनोथेरेपी यूज करेगा, जो कि आज की डेट में हो रहा है कि इम्यूनोथेरेपी यूज करना बंद कर रहे हैं धीरे धीरे। तो जो पेट कंपनीज हैं जो इम्यूनोथेरेपी बना रही थी, अब वो उनके ऊपर बादल मंडरा रहे हैं कि अब इम्यूनोथेरेपी तो कोई यूज ही नहीं कर रहा है। ये अभी रिसेंट में हुआ है, तो ये मॉडिफिकेशन चलते रहते हैं, आगे चल के हो सकता है कि भाई पेशेंट को अगर देखते हुए इसमें चेंज करेंगे वो कि नहीं जी पहले जैसा चलेगा, तो वापस से स्टार्ट हो जाएगी इम्यूनोथेरेपी यूज करना। नॉर्मल इंश्योरेंस वाले जो प्रोसेस है उसमें प्रीमियम का कितना गैप होता है, अगर मान लो कैंसर आपको कवर करवाना हो, क्या पहले साल से दूसरे साल से ही कवर होता है क्या? देखो आपका क्या होता है कि मतलब जितने भी प्राइवेट टीपीए हैं, मैं आपको प्राइवेट टीपीए की बात बता रहा हूँ क्योंकि गवर्नमेंट वालों का तो कोई मतलब ही नहीं है, उनका तो ऑलरेडी कवर्ड है सब कुछ। प्राइवेट जो टीपीए होते हैं, मतलब आप ऐसा नहीं कवर करवा सकते उनसे कि आप कैंसर को कवर कर दो, ऐसा नहीं होता। कैंसर तो एक इंसिडेंटल फाइंडिंग होगी ना, एक्सीडेंटल फाइंडिंग होगी आपकी। तो आपने कंप्लीट एक पैकेज लिया, जैसे मैंने पैकेज लिया हुआ है, ठीक है, तो उसमें सब कुछ इंक्लूड है। आजकल तो जो चीजें आई हुई हैं कि आपका पर सिटिंग का इंक्लूड होता है, कि मतलब एक बार आप एडमिट हुए 10 लाख रुपए तक का कवरेज है, देन 24 आवर्स के लिए आप डिस्चार्ज हुए, देन अगेन 1+1 वाला जो स्कीम होती है, 10 लाख रुपए फिर से आपके अकाउंट में आ गए। कोई ऐसी लॉन्ग स्टैंडिंग आपकी डिजीज हो रही है जिसका अफोर्डेबिलिटी है ही नहीं बिल्कुल, तो उसमें ये काफी हेल्प करते हैं। सेकंड, कोई प्रीमियम में कोई इफेक्ट नहीं आता है ज्यादा। प्रीमियम का इफेक्ट तो सिर्फ इतना ही होता है कि जैसे अब तो लगभग लगभग सबका सेम ही चलता है, वही 30,000 35,000 अगर वाइफ हस्बैंड है, अगर प्रॉपर अगर अपने आप ही बंदा अगर इंडिविजुअल कोई करवा रहा है तो वही 20,000 22,000 एक साल के अंदर तो उसमें पहले साल से भी कवर हो जाता है? कवर हो जाता है। मतलब कुछ बीमारियां होती हैं जो कि नहीं कवर होती हैं, आगे जाके सेकंड आगे जाके वो 3 साल के बाद कवर होती हैं। लेकिन कुछ बीमारियां अब 1 साल के बाद हो गया, सपोज करो किसी ने अभी पैकेज लिया अपना और 1 साल के बाद उसको ट्रीटमेंट डायग्नोस हो गया, कैंसर डायग्नोस हो गया, तो वो उसका इंक्लूड होगा उसके अंदर, क्योंकि उसके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे कि आपने कब आपने अपना स्कैन करवाया था, कब आपका डायग्नोस बना है, आपका क्या ट्रीटमेंट चलने वाला है। और कैंसर का ट्रीटमेंट एकदम प्लान ट्रीटमेंट होता है, ओके। कोई इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं होता है। अगर आपको कोई भी थेरेपी देनी है, कीमोथेरेपी देनी है, टारगेटेड देनी है, हार्मोनल देनी है, तो इसके अंदर क्या होता है कि आप प्रॉपर प्राइवेट पैनल वालों से प्री अप्रूवल मंगवाते हो पहले, ताकि बाद में आपका पैनल आपके साथ ये ना करे कि आपने प्री अप्रूवल नहीं मंगवाया, अब हम इसका पैसा नहीं देंगे, तो वो फिर पेशेंट के ऊपर लोड बढ़ जाता है। तो प्रॉपर प्री अप्रूवल लेकर के एक एस्टिमेटेड कॉस्ट दे करके फिर अपन पैनल से परमिशन लेते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे क्या होता है, ना तो पेशेंट के ऊपर लोड बढ़ता है। कुछ कंज्यूमेबल्स हैं जिसका पैसा कट जाता है, वो 1,000 2,000 3,000 रुपए, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप 5-5 6-6 लाख का अगर ट्रीटमेंट वीकली ले रहे हैं और 1,000 2,000 3,000 आपके लग भी गए, तो क्या ही फर्क पड़ता है उसमें। तो ये तो लेनी चाहिए हर किसी को, ये जितने भी प्राइवेट जो टीपीएज हैं जिनका गवर्नमेंट में नहीं है, तो वो हर किसी को अपनी लाइफ के अंदर लेना चाहिए। तो आज हमने मेनली सिम्टम और डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट और कॉस्ट के ऊपर बातचीत की है। ट्रीटमेंट में देखो, ट्रीटमेंट में अपन ने अभी एग्जैक्ट अच्छे तरीके से बात नहीं करी है। ट्रीटमेंट का अपन अगले पॉडकास्ट में करेंगे क्योंकि काफी लेंथी हो जाएगा फिर। एंड सेकंड, जो ये टीपीए जो लेते हैं ना प्राइवेट पैनल्स जिसके भी होते हैं, उनकी एक मेंटेलिटी होती है। मतलब जो जो समझना चाहे वो समझ सकता है, जो ना समझे चाहे आप उसको कितना ही समझा लो। उनका क्या होता है कि आपने 2 साल हो गए 3 साल हो गए प्रीमियम देते हुए, अब उनको ये लगता है कि यार 60-70 हजार रुपए खराब हो गए हमारे, क्योंकि हमने तो कभी यूज ही नहीं हॉस्पिटलाइज हुआ। हुए ही नहीं, यूज ही नहीं हुआ। तो वो क्या करते हैं, डिसकंटिन्यू कर देते हैं उस प्रीमियम को। अब वो ये नहीं सोचते कि जिस दिन तुम एडमिट हुए उस दिन वो सारा निकल जाएगा, क्योंकि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में आज के डेट में कैश में ट्रीटमेंट करवाना हर किसी के बस की बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि रेट्स इतने हैं, सब सेविंग लग जाती है। और इंडिया में मैक्सिमम तो मिडिल क्लास ही तो लोग हैं, कितनी सेविंग होती है। तो मेन चीज ये है कि उनको ये एक चीज समझनी चाहिए, ये जो प्रीमियम है ये आज आपको ज्यादा लग रहा है, लेकिन जिस दिन कोई भी फैमिली का मेंबर अगर एडमिट होता है हॉस्पिटल्स के अंदर, तो वो आप उस टाइम रियलाइज करते हैं कि हाँ मैंने सही किया, डिसकंटिन्यू नहीं किया और कंटिन्यू चलने दिया। अब आपने सपोज कीजिए आफ्टर 3 इयर्स
आपने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया, तो आपका जो सबसे बड़ा लॉस ये होगा कि आपकी कुछ चीजें इंक्लूड होनी थी, अब वो उस प्रीमियम में इंक्लूड नहीं होंगी। फिर आपने 1 ईयर के बाद सोचा कि यार चलो मैं फिर से करवा लेता हूँ, आपको फिर वेट करना पड़ेगा 3 ईयर्स का सब चीजें कवर करने के लिए। किसी का 2 ईयर्स का है, किसी का 3 ईयर्स का है, किसी का 1 ईयर का है, तो सबकी स्कीम अलग अलग होती है। तो नेक्स्ट वाले में हम ट्रीटमेंट वाले पॉइंट को लेकर थोड़ा सा ट्रीटमेंट वाले को, जो लोगों के अंदर जो एक मेंटेलिटी बनी हुई है, उसके लिए अपन बात करेंगे ट्रीटमेंट के लिए कि क्या कीमोथेरेपी होती है, क्या टारगेटेड थेरेपी होती है, पेशेंट को सर्जरी कब करवानी चाहिए, टेक्निकल, और मतलब अपन एज ए नॉर्मल, जिससे कि हर गांव वालों को, कस्बे वालों को समझ में आए, अपन उस तरीके से बात करेंगे एक एक चीज को ओपन करके कि पहले सर्जरी कब करवानी चाहिए, सर्जरी है, रेडिएशन कब करवानी चाहिए पेशेंट को। क्योंकि सबसे पहले डाउट में ये रहता है, आप सर्जरी वाले के पास गए वो सर्जरी बोल देगा, आप मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के पास गए वो कीमो बोल देगा, आप रेडिएशन वाले के पास गए वो रेडिएशन बोल देगा। अब पेशेंट घूमता रहता है, अब उस चीज के अंदर ही, अब उसका अब हो गया ना, टाइम तो खराब हो रहा है, कैंसर की सेल तो ग्रोथ कर ही रही है अपनी स्पीड से, तो क्या उसके लिए अप्रोप्रिएट चीज होनी चाहिए उस टाइम के ऊपर, कितना जल्दी उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाना चाहिए, वो अपन नेक्स्ट पॉडकास्ट में शूट करेंगे। तो आई थिंक आप इस सीरीज के अंदर जो जो भी स्टेप बाय स्टेप अवेयरनेस लेके चल रहे हैं वो दूर होती जा रही होंगी, और हम ट्राई करेंगे कि आपके रिस्पॉन्स के बेस पर और टेक्निकल टॉपिक इसमें ऐड ऑन करके चलेंगे। तो नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर जो ट्रीटमेंट वाली पूरी साइकिल है उसको हम डिकोड करने वाले हैं। स्टे ट्यून, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी।